आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से, और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 4। पहले एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है, और नया एनसीईआरटी के अगर पाठ्यक्रम के हिसाब अगर बात कर ले तो ये सर आपका चैप्टर 2 है। चूंकि दो आपका चैप्टर को हटा दिया गया है, समकालीन विश्व में राजनीति, ये जो आपका बुक है इसके दो चैप्टर को, एक शीत युद्ध का दौर पहला चैप्टर और जो तीसरा चैप्टर है इसको भी हटा दिया गया है, तो जिसके कारण अब ये जो चैप्टर हो गया है वो 2। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि सर पीछे का जो 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं उसको भी आप पढ़ा दो, तो पहले चैप्टर तो पढ़ाया गया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब रह गई बात तीसरे चैप्टर को, तो तीसरे चैप्टर को हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि जिस समय हम पढ़ाना चाहे तो नए सिलेबस ही आ गया एनसीईआरटी के, तो उसको हम छोड़ दिए। लेकिन जिन विद्यार्थी को लगता है कि सर वो वाला भी पढ़ा दो, तो हम आपको पूरे यूट्यूब पे वो बहुत बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा जो है वो अमेरिकी वर्चस्व एकदम फेवरेट चैप्टर है, तो बेहतरीन ढंग से एकदम निचोड़ करके पढ़ा देंगे हम आपको। लेकिन इसके लिए आज का जब वीडियो क्लास आप करेंगे आपको अच्छा लगेगा, या पहले से आपको हमारा क्लास अच्छा लगता होगा, तो बस आपको कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। अगर 10 कमेंट के आसपास जिस दिन आ जाएंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से तीसरे चैप्टर को आपको पढ़ा देंगे। केवल सुन लीजिएगा वीडियो लेक्चर्स को, आपको रटने की जरूरत आजीवन नहीं पड़ेगा, लगभग चीजें आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए वहां केवल 4 ऑपरेशन है, जो चारों ऑपरेशन हम आपको पढ़ा देंगे, एकदम कहानी की तरह, इतिहास की तरह वहां पे चलेगा। अब आते हैं हम लोग आज के वीडियो क्लास के ऊपर में। तो अब नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये चैप्टर 2 हो गया है, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब इस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के ऊपर बात कर ले तो एक वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आज का ये दूसरा वीडियो क्लास इस चैप्टर के ऊपर में है। तो आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1945 तक जो है वो लगभग रहा। 1945 के बाद हम आपको पढ़ाए थे शीत युद्ध के दौर में कि पूरी दुनिया में जो है वो 2 गुट आ चुका था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे, 2 ग्रेट पावर का उदय होता है। इसी में काफी सारे हम लोग देखे कि सैन्य संगठन आ गए, जैसे एक प्रसिद्ध अमेरिका जो है एक सैन्य गुट बना लिया, उसको नाटो कहते हैं, और एक सोवियत संघ के द्वारा जो सैन्य गुट बनाया गया उसको वर्सा पैक्ट कहते हैं। इसके अलावा और भी जो है वो सैनिक गुट बनते हैं, जिसको सीटो कहते हैं, सेंटो कहते हैं। अब ये तो हम देखें कि 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में एक तरफ से सैनिक गुट का निर्माण हो रहा है, यानी सैनिक संगठन का, तो दूसरे तरफ सैनिक संगठन का निर्माण नहीं किया जा रहा है, असैनिक संगठन का निर्माण किया जा रहा है। इसी को हम आमतौर पर क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो क्लास में अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन भी बताया गया था कि जिसमें कुछ खास देशों को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, जो पास के ही कंट्री के लोग, पास के कंट्री वाले ही होते हैं, और वो क्षेत्रीय संगठन का स्थापना किस लिए कराते हैं, तो वो अपने सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को लेकर के। और इसी में आपको पढ़ना है यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में और सार्क के बारे में। इसके अलावा इस चैप्टर में थोड़ी सी भारत और चीन के रिलेशन को भी आपको पढ़ना है, जिसमें से हम पिछले वीडियो क्लास में बात किए थे सर यूरोपीय संघ के कुछ बातें को, और आज के वीडियो क्लास में यूरोपीय संघ को खत्म करके आसियान भी आपको पढ़ा देंगे। तो यूरोपीय संघ की अगर बात कर ले तो बताए थे हम आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखे थे कि फाइनली यूरोपीय संघ की अगर बात कर ले स्थापना के, तो वो 1992 में हुआ था, और कहां हुआ था, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। चलिए यहां तक की बातें हम लोग किए थे, आपको लिए एकदम ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना तो 1957। बाकी जो लगभग डेट पढ़ा है कि इतना में ये कोयला लौह इस्पात हो गया, वो सब आप याद करोगे तब भी ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कब यूरोपीय संघ में कौन कौन देश आकर के जुड़ रहे हैं उतने बारीकी से आपको यहाँ 12th में पढ़ना नहीं है।
अब हम लोग देखें कि पिछले वीडियो क्लास में देखने से पता चल गया कि भाई यूरोपीय जो संघ है वो बड़ा तीव्र गति से जो है वो विकास कर रहा है। और आपको बता दें कि ये तीनों आप देख रहे हैं क्षेत्रीय संगठन, इसमें सबसे तेज गति से अगर आर्थिक और सांस्कृतिक अगर विकास करने वाला अगर क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो उसमें से पहले नंबर 1 स्थान पे है यूरोपीय संघ। फिर देखेंगे नंबर दूसरे स्थान की अगर बात कर लेंगे तो आसियान आ जाएंगे। और सार्क हम लोग जो है हालांकि अच्छे उद्देश्य को लेकर करके और क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्र गति हम लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं आसियान और यूरोपीय संघ की अपेक्षा। अब देखेंगे कि आखिर ये यूरोपीय संघ जो है वो इतना शक्तिशाली क्यों है, कैसे एक पावरफुल इकोनॉमी के रूप में आगे आ जा रहा है। इस कड़ी को थोड़ा सा आपको समझना है, जहां पे फैक्ट्स है। कहते हैं कि 2016 की जब आंकड़ा आती है, आपके बुक्स में दिया हुआ है कि 2016 में दुनिया में सेकंड अर्थव्यवस्था वाला, याद रखेंगे, ये बन जाता है यूरोपीय संघ, जिसको शॉर्ट में ईयू कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये यूरोपीय संघ जो है वो 2016 में दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला जो है ये संघ कहलाता है, ये जो है आपका संगठन होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जो जीडीपी होता है इस यूरोपीय संघ का यानी ईयू का, उसका जीडीपी है 17,000 अरब डॉलर से अधिक। ये 17,000 अरब डॉलर से अधिक जो है वो किसका भाई, तो ईयू यानी यूरोपीय संघ का जीडीपी था। जिसकी बात करते हैं तो लगभग ये अमेरिका के अगर जीडीपी को देखेंगे तो उसके बराबर माना जा रहा है। यानी अमेरिका पूरी दुनिया में पावरफुल इकोनॉमी वाला जो है वो कंट्री है। और अमेरिका का जो जीडीपी है और ये यूरोपीय संघ का जो जीडीपी है लगभग अमेरिका के जीडीपी के ये बराबर है। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे पता चलता है कि यूरोपीय संघ काफी जो है वो तीव्र गति से विकास कर रहा है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जैसे यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, यूरो मुद्रा की बात हम लोग पिछले वीडियो क्लास में भी किए थे। इसके अलावा यूरोपीय संघ के झंडों के बारे में बात किए थे कि यूरोपीय संघ के झंडे के बैकग्राउंड में ब्लू कलर है और इसके ऊपर अगर बात कर ले तो झंडे के बीच में एक वृत्त टाइप का यानी सर्किल की तरह जो है वो 12 सितारों का घेरा है। तो यहां यूरो की अगर बात कर ले तो ये यूएसए का जो डॉलर होता है ये डॉलर के लिए आज के डेट में खतरा का विषय बन गया। कहोगे कैसे खतरा का विषय बन गया है, तो विश्व में थोड़ा डॉलर का प्रभुत्व ज्यादा है। इंटरनेशनल जब ट्रेडिंग होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो उसमें जो है वो डॉलर के रूप में व्यापार किए जाते हैं। लेकिन अब बढ़िया से समझेंगे, यहां यूरो जो है वो यूएसए के डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गया है। आप समझ सकते हैं कि एक समय था, चूंकि अभी हम यूरोपीय संघ पढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि शुरुआती में यूरोपीय संघ में ये मान लो यूरोप है सर, तो यूरोप के जो इधर वाला भाग है वो पश्चिमी यूरोप, तो शुरू में तो पश्चिमी यूरोप के देश ही इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। चूंकि पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन मिला था इधर यूएसए से, अमेरिका से, तो जो अमेरिका मार्शल योजना के थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको जो लॉस हुआ था, इनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिका जो है वो मार्शल योजना दे रहा है। इस योजना से इसको लाभ मिला, आर्थिक सहायता मिला। अब ये इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिकी डॉलर को आज के डेट में टक्कर दे रहा है। आगे चल के बता दें, हम आपको आपके बुक्स में दे रखे, अगर आपके पास बुक्स होंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे। जैसे ये अगर बुक है, एक आप यूरोप का ये मैप दिया गया है और इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि इधर ब्लू कलर का है और इधर देखिए जो कंट्री है यानी इधर पश्चिम साइड में जो यूरोप का कंट्री है वो देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का। तो जो ऑरेंज कलर का है वो यूरोपीय संघ में बाद में आकर के शामिल हुए देश है, और जो ब्लू कलर का आपको देख रहे हैं ये सब ज्यादातर पश्चिम साइड में है, ये पहले ही यूरोपीय संघ में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास बुक होगा तो उसको देख करके आप इस तरह से फिगर भी बना लेंगे, याद कर लेंगे कौन आगे आया कौन पीछे। तो यहाँ पे डायरेक्ट वे में बता रहे हैं आपको, शुरू में तो पश्चिमी यूरोप के देश जो है इसमें शामिल हुए और बाद में याद रखेंगे पूर्वी यूरोप बाद में हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूर्वी
यूरोप के काफी सारे जो देश थे वो सोवियत संघ में आते थे, यूएसएसआर में शामिल थे। जब यूएसएसआर टूट गया तो जो यूरोप का पूर्व वाला भाग था वो किसमें पार्टिसिपेट हो गया, तो इसी के गुट में। और ये पहले से ये लोग अपना एक क्षेत्रीय संगठन चला रहे थे, इनका नाम क्या है, तो यूरोपीय संघ है। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब एक ध्यान रखेंगे बात को। इसके अलावा कहते हैं कि विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी, यानी वर्ल्ड में जितने भी व्यापार हो रहे हैं उनमें अगर बात करते हैं तो यूएसए से तीन गुना से अधिक जो है वो व्यापार में किसका हाथ है भैया, तो यूरोपीय संघ का। यानी इसमें जितने भी शामिल देश हैं उन सबका जो है ये व्यापार में अमेरिका के व्यापार के 3 गुना से भी अधिक जो है इन्हीं के हिस्सेदारी है। इसके अलावा आपको ये समझ रहे हैं, चूंकि आपको ये समझना है कि आखिर यूरोपीय संघ इतना शक्तिशाली क्यों है, तो यही सब वजह है जिसके कारण यूरोपीय संघ जो है वो शक्तिशाली है और काफी तेज गति से जो है वो विकास कर रहे हैं। अब यहां देख सकते हैं कि इसमें एक और फायदा है कि इसी में एक फ्रांस देश है। फ्रांस के बारे में तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही। फ्रांस यहाँ पे मजबूत कंट्री है और जब याद रखेंगे फ्रांस की अगर बात कर ले तो फ्रांस को वीटो पावर भी मिला हुआ है। वीटो पावर जैसे यूएनओ के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद का एक सदस्य देश कौन सा है, तो भाई फ्रांस है। 5 गो देश को वीटो पावर मिला हुआ है और 5 में से फ्रांस है। अब एक कमजोरी भी आता है, एक और इसमें यूरोपीय संघ में शामिल था जिसको कहते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन को भी जो है वो ध्यान रखेंगे बात को कि ब्रिटेन को भी पहले वीटो पावर मिला हुआ था। अब ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ में आते थे, लेकिन आपको पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाए थे कि ब्रिटेन जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा याद रखेंगे 2020 में वो हट गए फाइनली। तो अब वर्तमान समय में 27 देश हैं। 27 देश में से एक देश मात्र फ्रांस है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न के साथ साथ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस का इस यूरोपीय संघ में होना यूरोपीय संघ की मजबूती का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अब तो बात आते हैं कि इससे पता चलता है कि भाई यूरोपीय संघ आर्थिक रूप से देखें तो दुनिया में हर क्षेत्रीय, चूंकि क्षेत्रीय संगठन अगर मैप पे देखें तो आपको मिलेंगे 3 याद रखना है। इधर के साइड में देखें तो ये यूरोपीय संघ हो गया, मैप में याद रखेंगे। बाकी आप अपने पास वर्ल्ड मैप रखेंगे और जब जब चीजों को पढ़ाया जाएगा तो देशों को चिन्हित करके उनको रटेंगे। इसके अलावा दूसरा जो हम लोग देखेंगे ये आपका पूरा एशिया है सर, और एशिया के दक्षिण में ये दक्षिण एशिया, भारत और भारत से सटे जितने भी देश आएंगे इसमें ये सब दक्षिण एशिया में आ जाएंगे 7 देश। और अफगानिस्तान जब शामिल हो जाएगा इसमें सार्क में 2007 में तो देशों की संख्या हो जाएगी 8। यानी अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात कर लेंगे तो ये दक्षिण एशिया के 8 देश जो है वो सार्क के मेंबर होगा। और इधर से जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण के पूरब साइड में इधर बहुत सारे द्वीपीय देश आपको मिलेंगे। 10 द्वीपीय देशों की बात चलेगी और ये लोग अपना 10 गो देश मिलकर करके और ये लोग अपना जो है क्षेत्रीय संगठन बनाए हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, तो आसियान कहते हैं। याद रखेंगे इन्हीं को क्या कहते हैं, आसियान। तो ये याद रखेंगे, ये इधर यूरोपीय संघ क्षेत्रीय संगठन, इधर बात कर लेंगे तो आपका सार्क हो गया, दक्षिण एशिया वाला सार्क हो गया। और इधर दक्षिण पूर्व में अगर बात कर लेंगे तो 10 देशों का अपना एक ग्रुप है, इसी को आसियान कहेंगे। और इन तीनों की अगर बात कर ले सबसे ज्यादा अगर तेज रफ्तार से अगर तरक्की कर रहा है तो वो यूरोपीय संघ है। अब इसकी कमजोरियां के ऊपर में आते हैं कि क्या यूरोपीय संघ की क्या कमजोरियां है। तो अगर एक बात कर ले तो सदस्य देश की अपनी विदेश व सुरक्षा नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाते हैं, ये खिलाफ भी हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 27 गो जो देश है यूरोपीय संघ में, तो एकरा में से कुछ देश जब वर्ल्ड में इंटरनेशनल जब मामला आता है तो उसमें से कुछ देश कुछ कहता है और कुछ देश कुछ कहता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप इधर आपका इधर इलाका है और इधर आप अपने टोला में के सब आदमी जो है से कि पूरा एकदम अपना गुट बनैले है ताकि हम लोग डेवलपमेंट कर सके, सहयोग की भावना रख करके। किसी से लड़ाई झगड़ा भी होगा तो भाई बगल से सपोर्ट मिलेगा। और पड़ोसिया जो है से कि इधर लड़ाई हो गया चाहे कुछ हो तो ये 2 घर जो है से कि अलग कुछ राय दे रहा है और 4 घर इन्हें कुछ अलगे राय दे रहा है। तब बताओ ये 2 गो विचार के आना इसका मतलब कि एकजुट नहीं है।
कहीं ना कहीं ये झोल झाल है जी, तो ये अंदर से ये भीतरिया कमजोरी ना प्रदर्शित कर रहा है। तो ये याद रखेंगे। जैसे अगर बात करें कि इराक पर हमला को लेकर के, अब आप तीसरा चैप्टर नहीं पढ़े तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा कि अमेरिका जो था वो इराक पर हमला कर दिया था। बहुत तरह के इराकी मामला को लेकर के आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे कि कैसे इराक में पता चलता है कि भाई यहाँ पे जैसे कि कुवैत और यहाँ पे इराक दोनों में लड़ाई होगा, लेकिन इस लड़ाई से पहले लड़ाई होगा इराक और ईरान के बीच में, और एकदम तेल वाला क्षेत्र के लेकर के दोनों लड़ जाएगा। दोनों के जैसे कि अमेरिका पूरा एकदम पूरा हथियार खूब बेचेगा, लड़ाई घमासान होगा। उसी में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अमेरिका को चैलेंज दे देंगे कि आओ अबरी 100 जंग की एक जंग होगा, यानी 100 जंग की एक जंग साबित होकर के ही रहेगी, ये इराक के राष्ट्रपति कहेंगे। तो जब इराक वाला जो मैटर आया था उसमें यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे तो उसमें से कुछ देश कुछ कह रहा है, कुछ देश कुछ ना कह रहा है। इसमें से ब्रिटेन की बात कर ले तो इसमें ब्रिटेन जो है सपोर्ट में है, और जर्मनी और फ्रांस की बात कर लेंगे तो ये समर्थन में नहीं है। इनका का नाम है कि हमला नहीं करना चाहिए, भाई गलत है। तो यहाँ पे एक ही संघ के आदमी और अलग अलग देश अलग अलग जब विचारधारा दे रही है तो कहीं ना कहीं ये यूरोपीय संघ की कमजोरियां ही प्रदर्शित करता है। दूसरी बात को कहें कि इस यूरोपीय संघ की एक प्रमुख मुद्रा है जिसको कहते हैं यूरो, और इस यूरो को सभी देश ने नहीं अपनाया। शुरू पहले देखे कि डेनमार्क और स्वीडन जो है वो नहीं अपनाया था। अब यहाँ पे टोटल अगर बात कर लेंगे तो यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के हट जाने के बाद, याद रखेंगे थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे चूंकि आपको ब्रिटेन को भी बुक में जोड़ दिया गया है। चूंकि एनसीईआरटी पहले वाला जो है वो पुराना है, डेटा में सुधार नहीं हुआ है, जो चीजें बदलाव हुए उसमें, तो पहले का जो डेटा है उसमें ब्रिटेन तो शामिल है ही। ब्रिटेन कब अलग हुआ है तो 2020 में, तो बुक में ये चीजें संशोधन नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में आपके पास कंट्री कितने हो गए यूरोपीय संघ में, तो 27 देश हो गए। इसमें से यूरो को कितने अपनाए हैं तो बस 19 देश जो है यूरो को अपनाए हैं। अभी भी 8 ऐसे देश है जो यूरो को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूरोपीय संघ की कमजोरियां ही दिखाती है। इसके अलावा याद रखेंगे ब्रिटेन जब इस यूरोपीय संघ में शामिल था तो एक और जो है वीटो पावर वाला कंट्री था, लेकिन अब ये ब्रिटेन जनमत संग्रह से अलग हो गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की कमजोरियां को ही दिखाती है। तो ये रहा आपका यूरोपीय संघ, और हल्का है, हमें लगता है छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में आपको आराम से पढ़ाए तो बड़ी इजी है। यहाँ पे अगले वीडियो क्लास में 2 हम आपको दिखा देंगे, जैसे सार्क होगी आपका और आसियान होगा। सब में देश भी आपको याद रखेंगे, स्थापना भी याद करा देंगे, आपको एकदम घबराना जो है वो नहीं। 3 के पढ़ने के बाद जो है हम लोग चीन से थोड़ा सा आएंगे और चीन और भारत के बीच के रिलेशन देखेंगे, चैप्टर हो जाएगा देन। तो बस छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो यदि आप तीसरा चैप्टर भी आपको पढ़ना है तो आप अपना कमेंट करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।